हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, हम लोग जो है ये अभर अधीनस्थ सेवा का जो लोअर का पेपर होता है, ये उसका पेपर लोअर का ही है। उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के जो पेपर जो हुए थे उसके ये पूरे क्वेश्चन हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग कल देख चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग आज करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आपको 50 से लेकर पूरे 100 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट, देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग जो है फिर ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि कम से कम लाइक तो मिल ही सके ना। तो आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है। लिखा हुआ है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पॉलीसिफोनिया या वॉलवॉक्स। दोस्तों देखो, यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो वॉलवॉक्स है ये एक जलीय शैवाल होता है। यही जो है ये कोलोनियल के रूप में रहता है। जो कोलोनियल मतलब ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनी के सदस्यों की जो संख्या होती है वो अनगिनत होती है। ये सारे जीव क्या करते हैं, आपस में कोशिका द्रव की झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स। चलिए, 52 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो क्या हो जाएगा, इनमें से 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इनमें पैर आपस में जुड़े होते हैं, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, इनमें इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो होता है, जो विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों तीसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का जो संघ होता है ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ठीक है, इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व कह सकते हैं कि सममित होता है, लेकिन शरीर खंड युक्त होता है। इस संघ का सबसे बड़ा कीट वर्ग जो है कीट वर्ग है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन, मधुमक्खी, झींगा, तितली, मकड़ी, मक्खी, ये सब इसमें इसी में आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए, 53 नंबर देखिए, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। चलिए, यहाँ पे दिए हुए हैं वाहिकाओं के रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन में गैसों के आदान प्रदान के दौरान। अच्छा, तो जो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। चलिए, अगला देखिए, 54 नंबर देखिए। 54 नंबर में क्या है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। तो दोस्तों देखो, जो पृथ्वी पर जो पीने लायक पानी जो है वो सिर्फ 3% ही कहा गया है। ठीक है, तो क्या होता है, विश्व में जो 97% जल है वो खारा पानी है। उस जो पूरे विश्व में जो मतलब पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें सिर्फ 3% ताज़ा जल है पीने के लिए। और उनमें से भी कुछ गधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं और पानी को सड़क पर फेंकते हैं। ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 3% पानी है, सोचिए आप, वो धीरे धीरे करके कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी खत्म हो चुका है। अब वो लोग बेचारे पानी कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, वो लोग, उनके दर्द आप लोग क्या ही समझे। बस मोटर बटन दबाई, मोटर चलाया और फिर पानी सड़क पे बहा रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है। चलिए, 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण के योगदान प्रदान नहीं करता है। भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक। तो इसने पूछा है कि जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण को योगदान प्रदान नहीं करते। तो देखो, भारी धातु जल आप जल में फेंकिए वो करेगा, उसको प्रदूषित करेगा। ओजोन से ऐसा कोई जल का जो है प्रदूषण नहीं होता है। माइक्रोप्लास्टिक फेंकिए, कीटनाशक फेंकिए, सब जल को प्रदूषित करेंगे, तो ओजोन यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जलवाष्प ग्रीन हाउस में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ओजोन होती है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं होती है। यही तो ओजोन को नुकसान करती है, तो ये वहाँ पे क्यों होगी? अगर ये होगी तो ओजोन नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर 57 नंबर देखिए। 57 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मेथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। 3.1 से 4.4 तक, 1.0 से लेकर 3.1 तक, या फिर 4.4 से लेकर 5.8 तक, 5.8 से लेकर 7.0 तक। उसने मेथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो दोस्तों ये बदलता है 3.1 से लेकर 4.4 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला देखते हैं 58 नंबर, फार्मा विजन 2020 भारत को कितने अग्रणी रूप में विकसित करने का कार्यक्रम है। चलिए देखिए, औषधि निर्माण, औषधि अनुसंधान, औषधि में मानव संसाधन प्रदान करना, औषधि की खोज। तो जो यहाँ पे दे रखा है, फार्मा विजन 2020 भारत को औषधि निर्माण में जो है वो क्या करेगा, क्षेत्र में अग्रणी रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक प्रोग्राम है या कार्यक्रम है। चलिए, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो वो कौन सा साल था। चलिए, 1981, 1982, 1983 या 1984। तो दोस्तों 3 अप्रैल 1984 वो था, डेट थी, मतलब 3 अप्रैल 1984, जिसमें कैप्टन जो राकेश शर्मा थे ये अंतरिक्ष में गए थे, या अंतरिक्ष की यात्रा की थी। चलिए, 60 नंबर देखिए, घेंगा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि की, उपल ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि की, वाल्य ग्रंथि या थाइमस की, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी की। तो दोस्तों जो उसने पूछा है कि जो घेंगा है किसकी अल्पक्रियता की, इसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों ग्रंथि की जो होती है, मतलब थायराइड होता है, इसमें जो है कमी आ जाती है, तभी घेंगा हो जाता है।
ठीक है। ये घेंगा रोग ऐसा होता है जिसमें गला फूल जाता है और आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में। आयोडीन की कमी के कारण ही जो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे गले में सूजन आ जाती है। ठीक है। ये फैलता कहाँ है? जो लोग आयोडीन नहीं खाते हैं, जिनके पानी में आयोडीन या खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये उससे हो जाता है। चलिए फिर 61 नंबर देखिए, परिवर्तक यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? स्वप्रेषण पर, पारस्परिक प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर या अन्योन्य प्रेरण पर। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दोस्तों वो अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, इस पर कार्य करते हैं। जो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये विद्युत यंत्र यानी कि जो बिजली होती है उसको एसी को सप्लाई को फ्रीक्वेंसी में बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपके घर में पावर वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहा है तो आप घर में यहाँ पे एक स्टेबलाइजर लगवा लीजिए। स्टेबलाइजर में क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, बिजली को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो कम और ज़्यादा को कंट्रोल करता रहता है। तो इसलिए जो है इसका अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, इस प्रकार करेगा। चलिए 62 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, द्विरेखा क्षेत्र यानी कि डबल स्लिट प्रयोग द्वारा, डेसिन और जर्मन प्रयोग द्वारा, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा। चलिए 62 नंबर में जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक रूप में से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका डेसिन और जर्मन प्रयोग द्वारा। चलिए 63 नंबर देखिए, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? रुबेला विषाणु, बैरियोला विषाणु, इबोला विषाणु या एसाइटोमेगालो विषाणु। तो दोस्तों इसमें से कौन सा विषाणु ऐसा है जो हमको स्मॉल पॉक्स या चिकन चेचक देता है? तो कौन होता है? ये बैरियोला विषाणु होता है। इसी के होने से जो है आपको चेचक या कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। चलिए 64 नंबर देखिए, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो समूह और हाइड्रोक्सिल समूह, दो हाइड्रोक्सिल समूह, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। डी नंबर अमीनो समूह और कार्बोनिल समूह। तो किनके किनके बीच में ये होता है? तो दोस्तों ये अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच में होता है। देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो आपका लोअर का होता है इसमें पूरी जीएस पूछते हैं और अच्छे लेवल की जीएस होती है। चलिए हंसिया कोशिका रक्तलापता स्किल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, लौह की कमी के कारण, लाल रुधिराणुओं की उत्पत्ति यानी कि आरबीसी की कमी के कारण। तो किसके कारण होता है दोस्तों? ये हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। चलिए फिर देखिए 66 नंबर, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक हमारे मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। अच्छा तो ये होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए। प्रोटीन जो होती है हमारी वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। फिर देखिए भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद देखिए तीसरे ऑप्शन पे दे भी रखा है, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखिए, प्रवाही यानी कि डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण होती है? सल्मोनेला, सिगेला, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम। तो ये दोस्तों होता है सिगेला के कारण होता है। इससे होता क्या है, जब ये इन्फेक्शन जो है बॉडी में पहुंच जाता है तब क्या होता है? तब जैसे आपके जो है पेट में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, बुखार हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, ठीक है, उल्टी और जो दस्त वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आपको होने लगता है, ठीक है। चलिए फिर 69 नंबर देखते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एंटियोलॉजी, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमियोलॉजी। 69 नंबर में देखिए, यही एपिडेमियोलॉजी जो होता है यही होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी होता है, डार्मेटोलॉजी होता है, ऐसे ही ये भी एक होता है। चलिए 70 नंबर देखिए, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिस्थिति के कारण होता है। इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम के लिए रोग कारक जीव की पहचान अब तक नहीं हुई है। देखो जो सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावशाली क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो है राइनो वायरस नाम की जो है एक राइनो वायरस होता है जो कि टीकाकरण को अप्रभावी बना देता है। चलिए 71 नंबर देखिए, लिखा हुआ भौतिक के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था क्योंकि 19 में पेपर हुआ है तो 18 का ही ये लोग नोबेल पुरस्कार पूछेंगे। तो किसको मिला था? ये लेजर के भौतिक के लिए मिला था। चलिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? किस में होता है? घी में, मक्का में, चावल में या मांस में? देखो सबसे ज़्यादा कैलोरी पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होता है, तो ये घी में मिलेगी आपको, ठीक है। इसीलिए जो पुराने लोग होते थे जो लोग घी और दूध सब खाने वाले लोग होते थे, तो इसलिए उन लोगों के टाइम में वो लोग जो थे बहुत लंबे समय तक रहते थे, उनके घुटनों में दर्द ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है? चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जल
पोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई का ज्ञात करने के लिए, और मानव शरीर के आंतरिक अंगों का दोष का निदान करने के लिए, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए। यार ये तो इसमें सब है, एक चौथा वाला नहीं है। अच्छा, प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ते हैं, जिससे आपने आगे सामने आने वाली चीज़ को पता लगाते हैं। जल प्रपोत में सोनार सिस्टम इसी पे चलता है। मानव जो अंगों में दोष का जो निदान किया जाता है वो भी अल्ट्रासोनिक के द्वारा किया जाता है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। चलिए 74 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। जल के बाष्पीकरण के बादलों का निर्माण होता है। जल वाष्प के केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। जल के बाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है। तो ठीक है, इसमें सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं, सिर्फ तीसरा ऑप्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि बर्फ का पिघलना जल चक्र का कोई भाग उसमें नहीं, मतलब उसके पार्ट में नहीं शामिल होता है। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर में लिखा हुआ है कि कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, आंत्र में ई कोलाई का संक्रमण, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण, डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? नदी में जल के सूक्ष्मजीवी संदूषण के कारण होता है। चलिए, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो जो देखो MS एक्सेल है या MS पावर पॉइंट है, ये सब किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो हैं ये उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हो गया, ये सब MS ऑफिस के पार्ट हैं। और MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। MS का फुल फॉर्म ही होती है MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। चलिए 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में लिखा हुआ है कि टिमोथी डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं? तो ये एप्पल के हैं दोस्तों, ठीक है, ये एप्पल के हैं। ये देखिए किस जगह पे दे रखा है एप्पल, तो चौथे ऑप्शन पे दे रखा है। टिम कुक जो है एप्पल के सह संस्थापक हैं। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर की निम्नलिखित में किसके लिए उपयोग किया जाता है? ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग में प्रावधान के लिए। अच्छा, गटर मार्जिन का पूछा जा रहा था। प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार के लिए पृष्ठ संख्याओं में डालने की सुविधा के लिए। दोस्तों देखो, जो गटर मार्जिन होता है, ठीक है, जैसा कि इसका नाम होता है, ये हमेशा उसके अपोजिट काम करता है। देखिए, कंप्यूटर के मामले में मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्यूटर UPPCL के लिए पढ़ाया, बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने वहाँ पर रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया था। बच्चे ने जो रिजल्ट आया है UPSSC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसमें लगभग मेरे पास पढ़ने वाला 90% से प्लस बच्चा पास था उसमें। तो आप कंप्यूटर के मामले में निश्चिंत रहिए। अगर आपको कंप्यूटर चाहिए है UPPC इसके वीडियो के लिए, इसमें बहुत से छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इतना वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको करा सकता हूँ। चलिए, तो देखो, जो गटर मार्जिन होता है, मैंने बताया कि नाम के जो है विपरीत होता है। तो बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, देखो गटर गंदी चीज़ होती है, लेकिन बेहतर बाइंडिंग के मामले, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है। चलिए 79 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, ठीक है, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपको ये याद हो जाना चाहिए, और टेस्ट पेपर भी देते होंगे तो उनमें भी यही क्वेश्चन मिलते होंगे। चलिए, तो जो कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पीलीभीत लगता है, श्रावस्ती भी लगता है, सीतापुर में कहीं भी आप चले जाइए तो ये आपको नहीं लगेगा। तो यानी कि आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि सीतापुर एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको नेपाल कहीं भी टच नहीं होता है। 80 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया। तो दोस्तों देखो, बस्ती भी बिहार से टच करेगा, बुलंदशहर भी और बांदा भी, लेकिन बलिया जो है आपको ये उस हिस्से को टच नहीं करता है, ठीक है। बिहार से जो है सिर्फ 7 जो है जिले ही लगते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराज। जब आप नीचे से ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, ये जो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो ऐसे करके जो यूपी का नक्शा ऐसे करके ऐसे गया है ना नीचे से, तो यहाँ पे ये सोनभद्र ऐसे लटका हुआ है। तो सोनभद्र इधर मध्य प्रदेश भी लगता है, झारखंड भी लगता है, और ये बिहार का हिस्सा, ये ऐसे करके बिहार का हिस्सा। तो ये जो 7 जिले हैं आपके, ये 7 के 7 जिले आपको यहीं पर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप यूपी का नक्शा याद कर लीजिए। सोनभद्र को जो है 3 स्टेट जो है घेरते आके हैं, याद रखना। सोनभद्र ये एक ऐसा जिला है जिसको 3 स्टेट घेरते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। चलिए, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी चलकर तय कर की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध का नवीनीकृत करना था। कौन थे ये? चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान या BP सिंह? तो दोस्तों चंद्रशेखर थे ये, ठीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है 1990 से लेकर 1991 तक रहे थे, और इन्होंने 1993 में जो है कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन की दूरी तय की थी। चलिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। उस भारत
भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्हें संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत के देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। कौन थे ये प्रधानमंत्री? राजीव गांधी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर? तो दोस्तों ये बीपी सिंह थे जिन्होंने ये घोषणा कर दी थी। उसके बाद में जो है भारत में इनका बहुत विरोध हुआ था, पूरे भारत में विरोध हुआ था। चलिए 83 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी नाम कहा जाता है? यह शहर की कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है। कांच की चूड़ियाँ दोस्तों कहाँ बनती हैं? कांच का सामान फिरोजाबाद में बनता है। कहाँ बनता है? याद रखिएगा, फिरोजाबाद में। जितना भी कांच का सामान है वो फिरोजाबाद में मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया वाला। मिलता तो आपको हर जगह लेकिन सबसे अच्छा मिलेगा। जैसे पीतल के बर्तन आपको मुरादाबाद में मिलेंगे। चलिए 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं? उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री रविशंकर सिंह, महंत परमहंस दास। तो दोस्तों कौन है ये? योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, जो कि इस समय यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। और ये वहाँ के मठ होने के साथ साथ भी विधायक भी थे पहले, ठीक है। चलिए 85 नंबर, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो मथुरा, अयोध्या, झांसी और वाराणसी। तो दोस्तों ये वाराणसी के सबसे नज़दीक में पड़ेगा आपका जो है सारनाथ, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ेगा? सबसे नज़दीक, ये वाराणसी के नज़दीक सबसे पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में जो वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेश जो है पाली भाषा में, इनकी जो जितने भी इन्होंने उपदेश दिए उनका जो संगठन कहा गया है वो पूरा पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो वो पाली भाषा में दिए हैं। चलिए 86 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी सब्जी जैसा नाम लगता है। चिकनकारी जो है वो कहाँ पे मिलेगा? लखनऊ में मिलता है दोस्तों। लखनऊ की ये प्रसिद्ध जो है साड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर ये कढ़ाई की जाती है, इसको चिकनकारी नाम से जाना जाता है। चलिए 87 नंबर देखिए, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा हुआ है? रविदास, सूरदास, कालिदास और तुलसीदास। तो दोस्तों तुलसीदास ने लिखा हुआ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। चलिए दक्षिण भारत के किस राजा ने सन 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीर पांड्य, कट्टा बोमन, राजा 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 राजचोल, मार्दंड वर्मा, हैदर अली। किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों ये किया था मार्दंड वर्मा जो थे, इन्होंने जो है कोलाचेल की जो लड़ाई हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था 1741 में। चलिए 89 नंबर देखिए, अवध की रियासत के से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो अवध की रियासत के उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम, तो अवध से तो जो है बेगम हजरत महल थी। कौन थी दोस्तों? बेगम हजरत महल थी। चलिए 90 नंबर देखिए, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? अच्छा, मुगल वंश के सम्राट बाबर ने, ठीक है, तो बाबर ने लिखी थी, क्या थी? बाबरनामा थी, ठीक है। बाबर ने जो लिखी थी वो बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे तुजु के बाबरी कहा गया था, लेकिन हम लोग जानते हैं उसको बाबर के नाम से, लेकिन कई बार ये तुजु के बाबरी के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और जो मुगल काल थे, मुगल लोग थे, इनकी दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी, ठीक है। चलिए तो बाबरनामा लिखी थी, इसकी ये आत्मकथा थी। वर्ष 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? बहुत कम अवधि के लिए बने थे, शायद 14 या 13 दिन के लिए बने थे, ठीक है। तो 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, तो आप 2 हफ्ते 14 दिन मान के चलिए कि 14 दिन के लिए जो है ये उस समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो 14 हफ्ते, 2 हफ्ते आप लगा लीजिए, ठीक है। 92 नंबर, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे? तो अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला। देखो आपको जीवक जी का नाम जो है हर जगह पे दिखाई देगा कि जो जीवक थे ये राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यही भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह टैगोर की पहली कविता थी, ये कहा जा रहा है। फिर लिखा हुआ, यह कविता के बाद में बांग्ला ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाई। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। यह कविता शांति निकेतन के एक स्कूल की प्रार्थना थी। सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश ने इसी को जो है अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया, राष्ट्रगान बना लिया था। और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था, आप लोग ये मुझे जो है कॉमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि इनको जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार किस सन में और किस कृति के लिए मिला था। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इतनी दूर तक वीडियो देखने आता है। अगर किसी का जवाब नहीं आया तो ये समझ जाऊंगा कि कोई भी मतलब पूरा वीडियो नहीं देख रहा है और किसी भी तरीके की उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छे क्वेश्चंस में। चलिए
94 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस से पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव और निकिता खुश्चेव, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो स्टालिन लिखे हैं, जोसेफ स्टालिन, ये 1922 से लेकर 1953 तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने ही रूस की पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण से लागू किया था। रूस की तर्ज पर ही भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। चलिए 95 नंबर देखिए, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित था? तो जो वर्साय का महल था वो लंदन, पेरिस, रोम या ब्रुसेल्स, तो दोस्तों ये पेरिस जो था, जो पेरिस के पास स्थित था। ठीक है, ये यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इटली? तो दोस्तों ये दोनों के दोनों यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको यूके भी बोलते हैं, वहाँ पे स्थित हैं दोनों। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंटली एक पेपर में भी पूछा गया, जो यूपी का भी पेपर हुआ था एक, तो उसमें पूछा गया था। तो भारत में कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये 18 हैं टोटल। ठीक है, याद रखना ये 18 ही हैं अभी। 98 नंबर देखिए, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक? तो दोस्तों ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लगभग 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 200 प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं पक्षियों की। ठीक है, चलिए 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को आपको चेपारा झरना, पेथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? तो मुन्नार, ऊटी, कोडई कनाल या यारकॉड? तो दोस्तों ये कहाँ मिलेंगे? तो ये सब मिलेंगे मुन्नार। ठीक है, जो मुन्नार हिल स्टेशन ये केरल में पड़ता है। ठीक है, ये पर्वतीय स्थल है। यहाँ पे जो है चेपारा झरना, पेथुमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मुन्नार में मिलेगा आपको, ये केरल में पड़ता है, ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, बन जा भाई ब्रैकेट। ठीक, चलिए दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हमारे जो भी 100 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन के लिए पीछे मैं पेज पे नहीं गया, तो यहाँ पे देखिए आपके पूरे 50 क्वेश्चंस की जगह पे 49 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके जो आगे के आपके 51 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन कराने, इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए और लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। बाकी आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।